हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है टाटा रियलिटी के सीईओ संजय दत्ता जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी आप अपने संबोधन में बता रहे थे कि ओवरऑल कॉस्ट काफी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है। तो जो नया घर खरीदार है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितनी कीमतें बढ़ सकती है, और क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से सरकार के द्वारा कुछ फैसले लिए गए हैं, आरबीआई के द्वारा रेट कट किया गया है, उससे ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी? देखिए, डिमांड हमेशा डिपेंड करती है इकोनॉमी की ग्रोथ पे, और इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, तो डिमांड तो बढ़ रही है। कॉस्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि बढ़ रही है क्योंकि लैंड वैल्यूएशंस डबल हो गई है, और लैंड इंडिया में 40 to 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। Now, कितने सालों में डबल हो गई है? ये पिछले 4 साल में डबल हो गई है, बल्कि कई जगहों पर तो 2 साल में डबल हुई है। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लें तो आपके लेबर चार्जेस, मिनिमम वेजेस बढ़ गए हैं। स्टील, सीमेंट, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से वैसे ही इफेक्ट हो जाता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इंडिया में काफी हाई है, नो डाउट पिछले कुछ क्वार्टर्स में वो थोड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन स्टिल काफी हाई है। तो ओवरऑल कॉस्ट तो बढ़ेगी और वो कस्टमर को इवेंचुअली पास ऑन हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें कि आपने कहा कि 4 साल में लैंड कॉस्ट डबल होगी, तो उस हिसाब से डेवलपर्स को प्राइस कितना बढ़ाना पड़ा अगर हम 4 साल की बात करें एवरेज स्तर पे? देखिए, पिछले 4 साल में कम से कम 30 to 40% तो बढ़ा है, और कुछ सिलेक्ट माइक्रो मार्केट्स में 100% बढ़े हैं प्राइसेस। और वो उसका रीजन ये भी है कि कई मार्केट में पहले प्राइसेस बहुत कम थे, जहाँ पे डेवलपर्स नुकसान में बेच रहे थे, तो अभी वो अपने फेयर मार्केट वैल्यू में बेच रहे हैं। तो उसको प्राइस इंक्रीज नहीं बोलूंगा, उसको प्राइस करेक्शन बोलूंगा। तो बट उसके बाद भी अब क्योंकि काफी कॉस्ट बढ़ी है और ओवरऑल लैंड कॉस्ट बढ़ी है, जो न्यू प्रोजेक्ट्स हम लोग मार्केट में लेके आ रहे हैं उनको तो हम सस्ते दामों में बेच ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि वो तो अब नई लैंड कॉस्ट के बेसिस पे लोग प्रोजेक्शन आगे करेंगे। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट लॉन्चेस की कमी हो गई है। हम लोग बात करते हैं ना अफोर्डेबल हाउसिंग, वो क्यों कमी हुई है? बिकॉज लैंड कॉस्ट अगर बढ़ गया और टैक्सेस वगैरह, हम गवर्नमेंट को कम से कम 50 to 55% तो टैक्स में दे देते हैं, तो वो तो कम नहीं हुए हैं। तो ये सब जो कॉस्ट एड ऑन होती है वो सब कस्टमर को इवेंचुअली लेनी पड़ती है, और इस वजह से कॉस्ट बढ़ती है। तो क्या माने सर, अगले जैसे पिछले 4 साल में आपने बोला 30% तक कीमतें बढ़ी, तो अगले 4 साल में भी 25 से 30% तक ओवरऑल औसत स्तर पर बढ़ सकती है? इवेंचुअली डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। सो अगर डिमांड इसी तरह रोबस्ट रही तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगी। अगर डिमांड कम होती है या स्टैग्नेट होती है तो सप्लाई भी स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि डेवलपर्स विल नॉट मेक प्रोजेक्ट्स। तो कुछ हद तक वहां पे कुछ करेक्शन आएगी, बट कुछ प्राइसेस पे भी फर्क पड़ सकता है अगर डिमांड गिर जाए। तो अगर जॉब मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर वोलेटिलिटी है, आईटी लोग नहीं हायर करेंगे और रिटेल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर लोगों को हायर नहीं करेंगे, तो जॉब कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा और उसकी वजह से डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये सब फैक्टर्स हैं, मैक्रो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को। कैसे वो पैन आउट करेंगे वो तो मार्केट ही बताएगी। आखिरी सवाल मेरा होगा सर, किस तरह की दिक्कतें जो हैं, अगर हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करें तो वहां लग रही है, क्योंकि कई सारे जो स्पीकर थे उसकी बात कर रहे थे, और रेजिडेंशियल और कमर्शियल का अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको लगता है कि कमर्शियल में भी अच्छी डिमांड दिख रही है? कमर्शियल में बहुत स्ट्रांग डिमांड है, और 50% जो कंजम्पशन हुई है आउट ऑफ 80 मिलियन स्क्वायर फीट लास्ट ईयर, वो डोमेस्टिक कंपनीज ने करी है। तो बहुत अच्छा साइन है। पहले सिर्फ 25% होती थी, लेकिन जीसीसीज जो 50% डिमांड अभी भी बरकरार है, उसमें उनका बहुत योगदान है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, और मेरे को लगता है कि दिस सेगमेंट, ऑफिस सेगमेंट विल ग्रो। सो अपॉर्चुनिटीज वहां पे काफी हैं, और उससे बाकी सेक्टर में भी फर्क पड़ेगा, रेजिडेंशियल में भी पड़ेगा।